स्वागत है आपका गांव के लोग चैनल में। मैं हूं पूजा। आमने सामने प्रोग्राम में आज हमारे साथ हैं बनारस की सामाजिक कार्यकर्ता नेहा दुबे जी। इनसे हम जानेंगे इनके सामाजिक कार्यों के बारे में। आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है नेहा जी। धन्यवाद जी। सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगी कि आप सामाजिक कार्यों में किस तरह के सामाजिक कार्य करती हैं, क्या सामाजिक सरोकार हैं, किस वर्ग के लिए काम करती हैं, और आप अपने बारे में भी हमारे दर्शकों को कुछ बताएं कि आप कहाँ से पढ़ाई लिखाई कर रही हैं और किन किन उस पर काम कर रही हैं आप। जी ओके। सबसे पहले मेरा जब ग्रेजुएशन मेरा हुआ तो उस टाइम डिस्टेंस एजुकेशन हुआ, तो 12th पास आउट के बाद ऐसा था कि ज़्यादा पढ़ाई नहीं करना है, तो तब मैं जॉब भी करती थी और पढ़ाई भी करती थी। तो पढ़ाई नहीं करना ये क्या घर की तरफ से था कि? हाँ, मतलब थोड़ा सा ऐसा था कि ज़्यादा पढ़ के क्या होगा, प्राइवेट पढ़ना है। तो सबसे पहले जब 12th मेरा कंप्लीट हुआ तो उसमें था कि लड़कियां ज़्यादा पढ़ के क्या करेंगी, शादी ही करना है, ऐसा कुछ। तो हमने बोला नहीं, मुझे इधर ही पढ़ना है और सही से पढ़ना है, प्राइवेट नहीं पढ़ना। तो मुझे तब कोई गाइड करने वाला नहीं था, तो डिस्टेंस से मैंने BCA करा और पार्ट टाइम जॉब भी करती थी। वैसे ही मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ। तो तब मैंने एक ऐसा फेस किया कि अगर पैसे ना हो तो पढ़ाई रुक सकते हैं। तो मेरे मन में एक संकल्प आया कि ऐसा कभी, जब मैं सक्षम होऊंगी तो ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि किसी भी बच्चे या बच्चियों का पैसे की वजह से पढ़ाई रुके। तो वो एक मेरा संकल्प था, तब मैंने रखा था और मैं सक्षम नहीं थी। फिर उसके बाद 15 में मेरा BHU से डिप्लोमा में मैंने एडमिशन लिया और एडमिशन लेने के बाद उसी दौरान डॉक्टर तपन मंडल सर के थ्रू मैं जैसे इंडिविजुअल काम करती थी, लोगों का हेल्प करना ऐसा कुछ। तो डॉक्टर तपन मंडल सर मुझे एक ग्रुप से जोड़े, माई होम इंडिया करके संस्था है जो खोए हुए बच्चों के लिए काम करती है और नॉर्थ ईस्ट पर काम करती है बेसिकली। तो उसी संस्था से मैं जुड़ के उनके साथ काम करने लगी 15 से लेकर 20 तक। अच्छा। ठीक है। तो 15 से जब काम करना शुरू किया मैंने तो मुझे प्लेटफॉर्म मिला काम करने के लिए, लोग सपोर्ट करते थे वहाँ पर। तो वहाँ काम करते करते मैंने तो वहाँ पे आपका माई होम इंडिया में आपका क्या काम होता था? मेरा काम बेसिकली था बाल संवर्धन अभियान का। जैसे स्लम बस्ती में, मतलब जिसको हम लोग सेवा बस्ती बोलते हैं, तो सेवा बस्ती में हम लोगों को बच्चों को पढ़ाना, स्कूल से कनेक्ट करना, ऐसा काम था। तो वो तो मेरा पर्सनल इंटरेस्ट था कि मैं सेवा बस्ती में करूँगी, क्योंकि शेल्टर होम में सब जाते हैं, तो मैं शेल्टर होम में भी जाती थी जितने बच्चियों का शेल्टर होम है। क्योंकि बच्चियों का जो भी केस होता था वो मुझे मिलता था, उनका काउंसलिंग करना, उनको घर जाने के लिए, मतलब अगर माँ बाप आने में सक्षम नहीं है तो घर तक पहुँचाने का काम। तो ये सारा कुछ करते थे। उसके बाद मेरा 16 में BHU में एडमिशन हो गया MSW में, क्योंकि मुझे लगा कि जब मैं सामाजिक कार्य कर रही हूँ तो मैं सोशल वर्क ही करूँ, मास्टर्स सोशल वर्क में करूँ। तो फिर सोशल वर्क में एडमिशन हुआ। उस दौरान भी हम लोगों ने बहुत कार्य किया अपने, मेरा क्लास भी बहुत एक्टिव था। तो हम लोगों ने महामना मैत्री मिशन का एक मतलब NGO रजिस्टर्ड भी कराया, और उसके थ्रू जितने भी आसपास के स्कूल थे, जो मतलब मालवीय जी का था कि हम जहाँ विश्वविद्यालय है तो वहाँ पर आसपास का कोई भी ऐसा क्षेत्र ना हो जहाँ बच्चे अशिक्षित हो। तो हम लोगों ने 2 साल मतलब माई होम इंडिया से तो मेरा काम चल ही रहा था, लेकिन हम लोग अपने 2 साल के दौरान भी जितने भी आसपास के स्कूल थे, गवर्नमेंट स्कूल, वहाँ पर काम करना, अलग वहाँ पर पुस्तकालय बनवाना, फिर उसके बाद कुछ सेवा बस्ती में काम करना, उसके थ्रू भी करते थे, जो हमारा MSW का टीम था। तो फिर प्लेसमेंट हुआ, सारे लोग चले गए, मेरा भी प्लेसमेंट केयर इंडिया में फर्स्ट इंटरव्यू में हो गया। तो उसके बाद मेरा माई होम इंडिया जो संस्था था उसमें भी फुल टाइम, मतलब पूर्णकालिक के रूप में कुछ पे स्केल पे वो लोग मेरा कर दिए। तो तब मुझे लगा कि अगर मैं स्लम जो सेवा बस्ती जिधर मैं काम करती हूँ तो कुछ एक्स्ट्रा पैसों के लिए छोड़कर जाऊंगी तो बच्चों का क्या होगा। तो फिर मैं नहीं गई। तो यही मैं कंटिन्यू की। फिर 20 में माई होम इंडिया ड्रॉप किया, क्योंकि मुझे अपना भी रजिस्टर्ड कराना था। उसमें 5 साल मुझे हो चुके थे। तो फिर तो ऐसा क्यों लगा कि आपको अपना कुछ करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप कार्य तो कर ही रहे थे? हाँ, कार्य मैं कर रही थी, लेकिन उसमें क्या था कि यहाँ से कुछ ऐसे होते हैं ना अराजक तत्व, जो जैसे लगता है कि कोई लड़कियां आगे जब बढ़ रही हैं तो उनको हर तरह से खींचने की कोशिश करते हैं। तो मुझे लगा कि इससे अच्छा है कि मैं, मतलब माई होम इंडिया के जो बाकी और जगह की टीम है वो सारी आज भी मेरे कांटेक्ट में है, सपोर्टिव है, मैं उनके लिए, वो मेरे लिए खड़े हैं। लेकिन जो यहाँ की कुछ लोगों की टीम थी, वो लोग बहुत ज़्यादा, होता है ना कि इतना ज़्यादा कर दिए थे कि मुझे परेशानी झेलना पड़ा। बहुत सारे
इस ऐसे ही रीज़न थे, तो इसलिए मैंने वो ड्रॉप किया आपने। हाँ, तो ऐसा मुझे लगा कि अब मुझे अपना शुरू करना चाहिए, क्योंकि मैं काम कर रही हूँ एक अच्छा माई होम इंडिया से, तो मुझे और बहुत आपको कुछ कहीं ना मिला। कहीं एक्सपीरियंस भी हो गया हाँ, है। एक्सपीरियंस भी हुआ। और माई होम इंडिया को तो मैं हमेशा धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि जब मैंने एक कदम रखा था सामाजिक क्षेत्र में, तो उन्होंने मुझे एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया जहाँ मैं खुद को प्रेजेंट करूँ। तो अगर वो सपोर्ट नहीं करते तो हम अच्छा नहीं कर पाते। और उसके बाद 1 साल तक फिर कोविड में मैंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया। और फाउंडेशन तो कोविड के दौरान आपने फिर कैसे? कोविड के दौरान मेरा फ़ोन नंबर जो था वो हेल्पलाइन नंबर हो गया था। तो उस पर जितने भी कॉल्स आते थे, जैसे फर्स्ट वेव में तो था कि इतना हिम्मत था कि थोड़ा बहुत जाकर मान लो कुछ बंटवा दिया, ऐसा करते थे। लेकिन सेकंड वेव में तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गया था। सेकंड वेव में क्या था कि आप मतलब एक मौत का तांडव चल रहा था, तो उसमें क्या था कि फ़ोन को 24 घंटे हेल्पलाइन नंबर बना दिया था। अपने जितने भी कॉन्टैक्ट्स थे, जैसे कि इंजेक्शन के लिए, ऑक्सीजन के लिए, या वेंटिलेटर, हॉस्पिटल, जो हेल्प हो सकता था। एक मन में ऐसा था कि निकल तो नहीं सकते, क्योंकि मेरे सामने भी डेथ हुआ था, तो हम लोग खुद क्वारंटाइन थे। तो उसमें था कि जितना हो सकता है उतना हेल्प करो। आपने ब्लड डोनेट वगैरह भी हाँ, किया? मैं ब्लड डोनेट करती हूँ, रेगुलर करती हूँ। और फिलहाल अभी मेरा थोड़ा सा हेल्थ मतलब तबीयत ख़राब हो गया था, तो इस वजह से कभी कभी होता है कि कभी 3 महीने लगातार चलेगा, कभी 6 महीने हो जाएंगे। ऐसा अच्छा, होता है। आपने बताया कि पढ़ाई के दौरान आपको संघर्ष करना पड़ा, कहीं ना कहीं 12 के बाद ही आपको ये था कि ग्रेजुएशन आपको नहीं पढ़ना है रेगुलर। फिर भी आपने रेगुलर पढ़ाई शुरू की, कहीं ना कहीं लड़ झगड़ के अपनी बातें रखी। आपको जब पढ़ने की इतनी वो नहीं थी, मतलब फ्रीडम नहीं दी जा रही थी घर वालों की तरफ से, तो आपने सोशल वर्क शुरू किया, तो उस दौरान आप घर वालों की तरफ से कुछ रिएक्शन नहीं आया? हाँ, उस दौरान होता था कि मतलब ज़्यादा लोगों के बीच में जाके काम करना, ऐसा कुछ। लेकिन एक इंसिडेंट हुआ कि मेरे कॉलोनी में ही एक इंसिडेंट हुआ। एक अंकल रहते थे, उनका कोई था नहीं, गरीब थे वो। तो उनका साइकिल से एक्सीडेंट हुआ था, जो बड़ी वाली साइकिल आती है पुराने डिज़ाइन की, तो उसका जो रॉड था उनके पेट में चला गया था। तो उस दौरान उनका इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़ गया था, तो मैंने फ़ोन से ही अपने कांटेक्ट को यूज़ करके हॉस्पिटल में उनको एडमिट करवाया, ऑपरेशन करवाया, और अपने कुछ लोगों से फाइनेंशियल हेल्प करवाया। तो उस टाइम के बाद से मेरे फैमिली का जो एक नज़रिया था चेंज हो गया कि नहीं, मतलब ये कांटेक्ट से काम है, नहीं तो वो इंसान मर जाता। तो अभी वो ठीक है, स्वस्थ हो गए। कुछ भी कहते हैं वो मान्य होता है घर पे? हाँ, अब मुझे कोई रोक टोक नहीं होता है, मैं सारा काम करती हूँ। उस टाइम के बाद एक अलग चेंजेस आया, जो वो एक टर्न था मेरे लाइफ का, कैसा हेल्प किया। तो फैमिली वालों का इंटेंशन जो है मतलब एकदम अपोजिट हो गया, चेंज हो गया। तो मुझे कोई रोकता नहीं है। और 20 में मैंने आद्या काशी फाउंडेशन अपना खुद का रजिस्टर्ड किया। और तो इसके तहत भी आप वही काम करती हैं जो आप उस दौरान करती थी? एक्चुअली 2019 में क्या हुआ कि जब मैं बस्ती में पढ़ाती थी माई होम इंडिया के तहत भी, तो एक बच्ची है नेहा भारती करके, तो 8 क्लास में वो पढ़ती थी। 19 में वो 8 पास कर गई। तो तब तो मेरा कुछ एनजीओ था नहीं, मैं इंडिविजुअल काम करती थी। पढ़ाई रेगुलर चला, चाहे वो कोई फाउंडेशन का बैनर नहीं था। तो उसमें उस बच्ची ने तब फ़ोन किया कि मैम पापा सिलाई सीखने को बोल रहे हैं, पढ़ाई नहीं करने को बोल रहे हैं मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। तो वो सारी बच्चियां जो हैं मतलब पद्मश्री सेवा बस्ती की हैं, तो वो पूरी स्वीपर बस्ती है और एक्टिव है वहाँ के लोग। तो वो बच्ची बोली कि मुझे सिलाई सिखाया जा रहा है, मुझे पढ़ना है। तो मैंने इंडिविजुअल एक अंकल के हेल्प से उस बच्ची का एजुकेशन अडॉप्ट किया, गोपी राधा में उसको इनरोल करा दिया। अच्छा। उसके पापा से जाके बात की कि इसको मैं पढ़ाऊंगी जब तक ये पढ़ना चाहे, 18 साल तक। तो बोले मैडम जी 18 साल तक बस पढ़ा सकती है, उसके बाद तो हम शादी करेंगे, आपकी नहीं चलेगी। हम बोले ठीक है, अभी तो 18 साल तक आने में टाइम है, 18 साल तक पढ़ाते हैं, उसके बाद देखा जाएगा। तो हम नेहा को बोले कि अभी तुम पढ़ो, 18 साल तक चिंता मत करो, उसके बाद देखा जाएगा, कन्विंस करना मेरा काम है। तो उस टाइम मैंने 19 में उसको अडॉप्ट कर लिया। अभी वो बच्ची 10th में है और गोपी राधा में पढ़ रही है। एक बच्ची और है जिसको मैंने अडॉप्ट किया है, उसके माँ बाप गांव में रहते हैं, 3 बहनें हैं, थोड़ी गरीब हैं। उसकी बुआ यहाँ रहती हैं, झाड़ू पोछा बर्तन का काम करती हैं। तो उसका भी पढ़ाई रुक गया था। तो चूँकि वो 1 साल पीछे हो गई है, क्योंकि मुझे पता नहीं था, मुझे बाद में पता चला, तो फिर मैंने उसको गोपी राधा में इनरोल कराया।
एक और बच्ची है जो छित्तूपुर गांव में है। तो मेरा एक फ्रेंड है, उसने मुझे बताया, उसके यहाँ उसकी माता जी काम करने आती हैं। तो बताया कि इनकी बेटी पैसे की वजह से पढ़ नहीं पा रही है, क्योंकि 11th क्लास में उसको पढ़ना है और 11th क्लास का फीस ज़्यादा है। उसके साथ जिस स्कूल में वो पढ़ती थी उस स्कूल का फीस बाकी है, तो वो सर्टिफिकेट नहीं दे रहा है, कुछ भी नहीं दे रहा है। तो फिर हमने एक डॉक्टर साहब हैं, उनसे बात किया, डॉक्टर रवि रंजन शर्मा। तो उन्होंने मुझे बोला कि मैं उसका जितना प्रीवियस फीस है, यूनिफॉर्म, ड्रेस, फीस जितना है सब दूंगा, उसका एडमिशन करा दो। तो फिर मैंने गोपी राधा में बात करके अप्रॉक्स 22,000 रुपीज़ लगे और उसका एडमिशन हो गया। अभी वो भी पढ़ाई कर रही है। और बस्ती थी एक बच्चा है जिसके माता पिता नहीं है, किसी के थ्रू मतलब अडॉप्टेड है, वो रहता है। तो उसका पढ़ाई पैसों की वजह से ही रुका, तो उसको भी मैंने अडॉप्ट किया है। तो इस तरीके से आपने कितने बच्चों को अडॉप्ट? फिलहाल मैंने 4 बच्चों को अडॉप्ट किया है। और ये चारों बच्चे अब आद्याकाशी, मतलब जो मेरा फाउंडेशन है आद्याकाशी फाउंडेशन, उसके थ्रू अडॉप्टेड हैं। और बस्ती में अप्रॉक्स 60 बच्चे हैं जो पढ़ाई करते हैं और जिनको आप पढ़ाती हैं। हाँ, तो मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी है कि बच्चे स्कूल जाएं। जो स्कूल जाएगा उसी को हम पढ़ाएंगे। तो स्कूल जाना अनिवार्य है, क्योंकि स्कूल से जोड़ना ही मेरा मेन मोटिव है कि ड्रॉप आउट बच्चे हैं उनको स्कूल से जोड़ना, फिर उनके साथ काम करना। अच्छा, तो आप सिर्फ पढ़ाती हैं, वो जाते हैं स्कूल में पढ़ते हैं, फिर वहाँ से उनको फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास? नहीं, वो वहाँ पढ़ते हैं, आते हैं घर, खाना खाते हैं, ड्रेस चेंज करते हैं, फिर आनंद पार्क में आ जाते हैं और वहाँ पर हमारे थ्रू इंटर्न्स हैं, तो वो वहाँ पढ़ाते हैं। अच्छा, और कुछ हाँ, और 2 बच्चे हैं, 2 डिग्रियां जो है, जैसे फर्स्ट सेकंड की मैं बात करूं तो बिना डिग्री के कहीं एडमिशन तो है नहीं, तो सिर्फ आप एक कोचिंग की तरह उन्हें नहीं, वो बच्चे स्कूल जाते हैं। तो मैं गवर्नमेंट स्कूल में उनको भेजती हूँ कि वो गवर्नमेंट स्कूल में जाएं। जैसे 8th क्लास तक तो गवर्नमेंट में जाए, सरकार जब सुविधा दे रही है तो आप लो उसको। तो वो स्कूल जाते हैं, स्कूल से पढ़ाई करने के बाद घर आते हैं, चेंज करते हैं, फिर हमारे पास ट्यूशन के रूप में आते हैं। वही मैं कह रही थी कि ट्यूशन के तहत तो डिग्री वहाँ से मिल रही है। बाकी मैं उन पे इधर जो काम करना है कर रही हूँ। तो जो 6 से लेके 8 तक के बच्चे हैं और 9th 10th के बच्चे, क्योंकि इनका तो आगे अब एजुकेशन ज़्यादा है, सिलेबस है, तो इनके लिए पेड टीचर रखा है मैंने। अच्छा। तो उसको 2 लोग हैं जो दोनों लड़कों का जो आते हैं, उनका जो भी एक्सपेंस आता है तो वो लोग देखते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि पढ़ाई से कोई खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। क्योंकि इंटर्न्स आएंगे, 2 महीने पढ़ाएंगे, फिर चले जाएंगे, फिर चले जाएंगे। तो इसीलिए ये जो 6 से लेके 10 तक का क्लास है, इनके लिए पेड टीचर रखा है ताकि वो फिक्स रहें। वो नहीं जाएंगे। तो जो आपको, जैसे आप बच्चों को भी कुछ खर्चा उठा रही हैं और टीचर्स के भी, तो इसके लिए रुपए वगैरह कैसे इंतजाम कर पाते हैं? इसके लिए ऐसे होता है कि मैं बनारस में बहुत लोगों से जुड़ी हूँ, तो जिससे भी मैं बोलती हूँ कि ऐसा सहयोग है, ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है, तो वो लोग बोलते हैं कि ठीक है, ये हमारी तरफ से। तो जो 4 बच्चे हैं, तो वो 4 लोगों के तहत अडॉप्टेड हैं। अच्छा। उनका जो भी खर्चा आता है वही देखते हैं। अच्छा। तो हमें ज़्यादा दिक्कत होता नहीं है। बाकी टीचर्स को अगर पे करना हो, टीचर्स को भी 2 लोग हैं जो हर महीने उनका देख लेते हैं। उनको ज़्यादा नहीं, अप्रॉक्स 2K ऐसे देते हैं। तो 2 लोग हैं ऐसा, उनको देख लेते हैं, तो ऐसा मुझे दिक्कत आता नहीं है। अच्छा, आने वाले दिनों में आपको इसी काम को आगे बढ़ाना है या फिर किसी और काम पे फोकस करना है? अभी मैं नया शुरू कर रही हूँ उसी बस्ती में, क्योंकि कोविड की वजह से हमारे पास इंटर्न्स कम थे, कार्यकर्ता ऐसा कम थे। तो अभी क्या है कि मैं पौड़ शिक्षा पे काम करने जा रही हूँ। जो बस्ती में महिलाएं हैं, दिन भर काम करती हैं, तो उनको पढ़ाने का काम, एटलीस्ट उनको बेसिक पढ़ाना, लेटर लिखना, साइन करना, इतना तो अनिवार्य है। उसके आगे अगर वो पढ़ना चाहती है तो हम पढ़ाएंगे। वैसे ही जो बस्ती में पुरुष वर्ग है, वो उनका क्लास अलग शुरू कर रहे हैं। तो ये 26 तारीख से कंटिन्यू करेंगे, या उनके अकॉर्डिंग ऐसा है कि मैडम जी 2 या 3 तारीख से शुरू करते हैं नए साल में। अच्छा, आपने बात की हुई? हाँ, तो ये सारा कुछ हो गया है। कौन कौन पढ़ाएगा फिक्स कर दिया है। जो महिलाओं को पढ़ाएगा वो एक महिला ही है, ज़रूरतमंद है। मेरा सबसे ज़्यादा फोकस ये होता है कि जो बच्चे पढ़ाएं वो ज़रूरतमंद हो, इंटेलेक्चुअल हो थोड़े, ताकि उनका भी नीड पूरा हो और जो हमारे साथ बच्चे पढ़ रहे हैं उनका भी नीड पूरा हो। तो मेनली जो हमारे साथ जो बड़े बच्चे हैं, क्लास 8, 9, 10, इनको मैं एज अ लीडर भी तैयार कर रही हूँ। क्योंकि जब बस्ती से लीडर आएंगे तो फिर बस्ती अनपढ़ नहीं रहेगा, क्योंकि वो अपने बस्ती की जिम्मेदारी खुद लेंगे। तो आप बस्ती में जा के कब तक पढ़ाओगे? तो इससे अच्छा है कि आप बस्ती से लीडर निकालो, उनको एज अ कार्यकर्ता तैयार करोगे, एज अ
लीडर तैयार होंगे तो वो अपने बस्ती को लीड करेंगे। तो फिर उनको भी लगेगा कि नहीं, सबको पढ़ना चाहिए, सबको पढ़ना चाहिए। वो कहीं जागरूकता एक लाएंगे। हाँ, तो इसलिए मैं उन सबको भी ट्रेंड करती हूँ। जैसे छोटा छोटा प्रोग्राम होगा तो उनको ऑर्गेनाइज करना है। जब स्कूल 1 बजे का हो जाता है तो 2 बजे वहाँ बस्ती पार्क में क्लास लग जाता है। 2 से 3 वो छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं। फिर उसके बाद उनके टीचर आते हैं, वो पढ़ते हैं। इससे अच्छा उनका पढ़ाने का स्किल जो है वो भी डेवलप होता है, और जब पढ़ते हैं तो वो भी डेवलप होता है। तो ये बस्ती किस एरिया में, बनारस की बस्ती की बात ये दुर्गा कुंड पद्मश्री सेवा बस्ती है। और एक बस्ती में हम लोग जनवरी में शुरू करेंगे, क्योंकि अभी एग्ज़ाम्स भी हैं BHU के, तो हमारे इंटर्न्स भी एग्ज़ाम्स में है। तो जनवरी से हम लोग चित्तूपुर में भी काम शुरू करेंगे। फिर धीरे धीरे पूरे बनारस को तरीके से कवर मेरा मानना है कि ज़्यादा मतलब एक तरह से ज़्यादा नाव पे सवार नहीं होना है। 2 ही पे रहो या 1 ही पे रहो, अच्छा करो, रिजल्ट आना चाहिए। तो वैसे अच्छे से काम करो जब तक पूरे लोगों को उस पढ़ाने की या फिर उस स्टडी में, साक्षरता की स्टडी में तो जैसे दूसरे को हाथ ना लगा। हाँ, जैसे एक बस्ती है तो उसको प्रॉपर वे में एक ला दिया, ऐसे चैनलाइज कर दिया, तो वो चल रहा है। तो उसके बाद जब ये चलना शुरू हो जाएगा अच्छे से, सारा मतलब एक स्पीड हो जाएगा, स्पीड पकड़ लेगा, तो फिर हम दूसरे बस्ती में जाएंगे। तो यहाँ से तो निश्चिंत रहेंगे कि यहाँ तो चल रहा है, कोई टेंशन नहीं है। तो बच्चों की शिक्षा को लेकर के ही आपको बेसिकली काम करना है। हाँ, बस्ती पे ही काम करना है। एम्पावरमेंट पर और एजुकेशन पे मेरा मेन काम है। एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि एम्पावरमेंट में पुरुष वर्ग भी हैं बहुत सारे। ऐसे बस्ती में ही ले लो, बहुत सारे पुरुष हैं जो कुछ पढ़ना है तो तुम पढ़ो। तो मुझे देख के बहुत बुरा लगता है, तो हम उनको बोले कि आप लोग क्यों नहीं पढ़ते हो। एटलीस्ट पढ़ना लिखना, एक लेटर लिखना हो, किसी पे निर्भर ना रहो ना। कुछ भी कोई साइन कराया तो ठेपा मारने की जगह पढ़ के खुद साइन करो, इतना तो सीख लो। तो बस्ती वाले बोले कि ठीक है मैडम, हम लोग पढ़ेंगे। तो जनवरी से उनका क्लासेस शुरू होगा। उनको लड़के पढ़ाएंगे, क्योंकि वो थोड़ा हो सकता है कि लड़कियों से कंफर्टेबल नहीं होते हैं जो वहाँ के पुरुष वर्ग हैं। और लड़की जो महिलाएं हैं, उनको एक महिला है जो नीडी है, दुर्गा कुंड में ही है, तो उनसे उनको पढ़वाने का ऐसा सोचा है। अच्छा, ठीक है। आपकी पढ़ाई भी पूरी होने को है लगभग, और आपका काम भी निरंतर चल रहा है। अभी बात चल रही थी कि जब 18 तक हो जाएगा तभी तक आपको पढ़ाना है। तो जब जिस दिन मैंने न्यूज़ पढ़ा था कि 21 साल हो गया है, तो उस दिन मुझे बहुत खुशी हुआ कि चलो जिनको अडॉप्ट करा है, या बस्ती में मोस्टली क्या होता है कि बस्ती में क्या है कि 18 साल भी नहीं होगा शादी कर देंगे। तो जब 21 साल हो गया तब तो मैं तो स्टैंड रखूंगी ना कि 21 साल तक तो शादी नहीं कर सकते, अब तो पढ़ाना पड़ेगा। आपके लिए पॉजिटिव न्यूज़ हो गई एक तरीके से। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ है, क्योंकि ऐसे बच्चे जो हमारे अधिकार में नहीं है, 18 साल तक ही हम उनको रोक सकते हैं। तो जब 21 साल हो गया तब तो हम अधिकार स्वरूप रोक सकते हैं कि नहीं, 21 साल तक तो नहीं करना है, पढ़ना है। तो मैं बताऊं, जिस दिन मैंने उन बच्चियों को बताया, जो 2 बच्चियां हैं जिनकी फैमिली ज़्यादा प्रेशराइज करती है शादी को लेकर कि नहीं 18 साल पूरा होगा कर देंगे, तो उनको बताया तो वो एक्सप्लेन नहीं कर सकती वो कितनी खुश हुई कि हम बच गए। तो ऐसी कितनी बच्चियां होंगी जो ये सोच रही होंगी कि हम बच गए, अब 21 साल हो गया। अभी तक के समय में आप अपने आप को कहाँ देखती हैं, आपने जब से शुरू किया था, और आप कहाँ खड़ी हैं, और साथ ही आप हमारे दर्शकों को क्या कुछ अपनी तरफ से विचार या फिर अपनी क्या विचार रखना चाहती हैं वो हमारे दर्शकों को? जब मैंने शुरू किया था तो मैं अकेले थी, फिर मुझे MHI का साथ मिला, फिर धीरे धीरे पूरे बनारस का साथ मिला, जितने भी अच्छे लोग हैं वो मेरे साथ आए और सपोर्ट किया, क्योंकि इतना मैं काम करती हूँ तो बिना सपोर्ट का मैं नहीं कर सकती। बहुत सारे लोग मेरे साथ हैं, फाउंडेशन में भी उन्होंने खुद बोला कि मैं जुड़ना चाहता हूँ, करना चाहता हूँ, तो निस्वार्थ भाव से जुड़े हैं। तो हमारे जो मायो इंडिया के फाउंडर थे वो बोलते थे समाज से लो, समाज को दो, क्योंकि देने वाले बहुत हैं, लेने वाले हाथ जो हैं वो गंदे बहुत हैं, तो साफ कुछ कुछ हाथ ही होते हैं। तो समाज से लो, समाज को दो, तो वैसे ही काम करना है, क्योंकि आप कहाँ से लाओगे, कहाँ से करोगे। तो वैसे ही मेरा आपके दर्शकों को जो भी देखेंगे उनको बताना है कि हम ऐसे कोई भी बच्चे जिनका एजुकेशन रुक रहा है पैसे की वजह से, या जो फैमिली प्रेशराइज कर रही है कि नहीं लड़की है नहीं पढ़ना है, तो आप उनका मैसेज हम तक पहुंचाइए, हम उनको पढ़ाएंगे। और अगर आप सक्षम है तो खुद पढ़ाएं। दूसरा कि अभी मैं क्या देखती हूँ कि अभी आज का केस है, रात को कुछ लोग, कुछ 2 बच्चे मेरे दरवाजे पर एक छोटे से पपी को छोड़ गए क्योंकि उसको चोट लगा था। तो उसका अब क्या है कि
कुछ बोल के गए कि नहीं वो दीदी ट्रीटमेंट करती हैं, कर देंगी। तो मेरे घर के सामने, घर में तो कोई था नहीं, घर के सामने वाले बोले कि नहीं नहीं तुम यहाँ से ले जाओ। तो वो सब क्या किए, घर के पीछे छोड़ गए। ना मेरे घर के सामने वाले लोग केयर किए, ना वो केयर किए। ठंड में उस बच्चे को छोड़ के चले गए। सुबह मम्मी उनको उठा के लाई, बाहर रखी। फिर मुझे पता चला तो मैं जाकर उसको देखे भी, डॉक्टर बुलाया। तो क्या है कि जो डॉग होते हैं ना, वो बिना पे के पहरेदार होते हैं। उनको हम पे नहीं करते, एक रोटी देते हैं और सबसे ईमानदार होते हैं। तो जितने भी जानवर हैं, आप उनको नहीं संजो कर रखोगे, उनका केयर नहीं करोगे, तो आने वाले टाइम में इंसान ही इंसान का भक्षक होगा। बचाता कौन है? वही हम बचाते हैं ना। हमारे घर के बाहर बिना स्वार्थ के बैठे रहते हैं। तो आप ठंड आ रही है, जानवरों का भी ध्यान दें और इंसानियत बनाए रखें। ज़्यादा से और क्या बोलेंगे, हम इंसान हैं और इंसानियत बहुत ज़रूरी है। आपने हमारे दर्शकों को अपनी राय से अवगत कराया और अपने बारे में ढेर सारी जानकारियाँ दी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद मुझे इधर बुलाने के लिए। गांव के लोग का ये चैनल है ना जी। तो अभी मैंने कुछ लोगों को देखा भी था इसमें इंटरव्यू देते, मुझे लगा गांव के लोग चैनल क्या है। तो मुझे इधर आके लगा कि अच्छा है, एक अच्छा इनिशिएटिव है। आप लोग कर रहे हो तो लोगों तक जाएगा। तो एक जैसे 4 लोग काम करने वाले होते हैं ना, तो उसमें से 2 तो निकल के आते हैं कि नहीं मुझे अच्छा काम करना है। जी जी। तो वैसे लोग तो आर्टिस्ट निकल के आए। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह की तमाम लोगों से मुलाकात करने के लिए, उनके बारे में जानने के लिए बने रहिए गांव के लोग चैनल के साथ। धन्यवाद।